नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि पता है कि हमारी एक अभियान चल रहा है, हमारा एक कैंपेन है और वो कैंपेन कुछ इस तरीके का है जिसे आपको भी पता है कि इस तरीके के कैंपेन बहुत कम लोग ही ऑपरेट कर पाते हैं, लेकिन हम परीक्षा जंक्शन की संस्था की तरफ से आपको ये बता देना चाहते हैं कि यहां से जितने भी आपके लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं उनकी कॉस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपसे कोई भी कीमत नहीं ली जा रही है। यानी ये आपको बिल्कुल मुफ्त शिक्षा अभियान, जैसे आपने सुना होगा ना कभी कभी कि मुफ्त शिक्षा अभियान, या हमारे आधुनिक इतिहास में ऐसे कई सारे क्रांतिकारी हुए, ऐसे कई सारे समाज सुधारक हुए, जिन्होंने सोशल रिफॉर्मर हुए, जिन्होंने मुफ्त शिक्षा के नाम से एक अभियान चलाया था। तो यही अभियान हमारा समझ लीजिए। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर तो हम पढ़ा ही रहे हैं, वो तो है ही है। आप परीक्षा जेएन करके या परीक्षा जंक्शन डाल के आप डालेंगे तो वहां से भी आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। उसके बाद यानी और लोगों की बात करें तो ये टी शर्ट का जो पीछे मेरे लोगो है, ये यूट्यूब पर हमारा लोगो लगा हुआ है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यही लोगो है। तो आपको कहीं और जगह या कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम तो यूज करते ही होंगे, तो इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को वहां पे फॉलो कीजिए, स्टेटस के बगल में जो ऑप्शन होता है वहां पे जाके परीक्षा जेएन डालिए, वहां पे आपको परीक्षा जंक्शन मिल जाएगा। तो ऐसे करके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी पर हम उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, केवल और केवल आपके लिए। बस देर है तो आपके जुड़ने की, तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए, और कहीं देर होने से बेहतर है कि आप उस काम को पहले ही कर लें जो काम बाद में करना है, क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जल्दी आ रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमारे अभी बात करें तो रेलवे को लेकर वैकेंसी चली हुई है, आरआरबी को लेकर वैकेंसी अभी आई हुई है, एसएससी सीजीएल हर 2 महीने हर 3 महीने में एसएससी अपना कमीशन अपना वैकेंसी निकालता रहता है। तो यहां से अब जैसे कि आपको पता है कि रीजनिंग की फैकल्टी यहां पर आप वो पिंकी मैम पढ़ा रही हैं, और मैथ अमन जी पढ़ा रहे हैं, और पॉलिटी और थिंकर्स के बारे में मैं अपनी बात करता हूं। तो सभी और भी फैकल्टी जल्दी आने वाली हैं। आपकी हिस्ट्री की बात करें, आपकी करंट अफेयर्स की बात करें, कुछ बच्चे करंट अफेयर्स को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं बता दूं कि परीक्षा जंक्शन की तरफ से मैं आश्वासन देता हूं सभी को कि करंट अफेयर्स का सही कंटेंट और बिल्कुल चुनिंदा कंटेंट यहां पर उपलब्ध होने वाला है जल्दी से। तो प्लीज देरी ना कीजिए जुड़ने से पहले। चलिए तो बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में हमने लास्ट जो लेक्चर था वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लिया था। इस वन नेशन वन इलेक्शन में हमने कई सारी बातें बताई थी कि जरूरी है या नहीं है, या हमने तो डिसीजन लिया ही नहीं बच्चों, डिसीजन लेने वाले तो सरकार है। सरकार यह निर्णय करेगी कि इसे लागू करना है या नहीं करना है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर मैंने अपना विस्तृत तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ाया यूट्यूब पर, जो कि उसमें हर तरीके के पॉइंट्स की बात की गई है। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है जो हमारे भारत में कई सारे चुनाव के समय, इलेक्शन के टाइम, और आपको पता है कि भारत में कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पर इलेक्शन चलते ही रहते हैं, और इलेक्शन का जब दौर होता है जिसे लोकतंत्र का त्योहार कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ द डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये फेस्टिवल ऑफ द डेमोक्रेसी में क्या होता है कि चुनावों के समय हमारे चुनावी माहौल में कुछ नेता क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाना या किसी अन्य पार्टी का टिकट ले लेना। जैसे अभी भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने हमेशा एक नई जीवन की शुरुआत में एक नई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गए। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको भी पता है। लेकिन आज हम वो चीज पढ़ने वाले हैं, करीबन करीबन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर है हमारा दल बदल कानून। क्या है? दल बदल कानून, अदला बदली कानून, जिसको कहते हैं अदला बदली। जैसे आपके सर्किल में भी तो कभी कभार अदला बदली हो जाती है, नहीं हो जाती? जैसे बचपन में कहते हैं छोटे बच्चे कि तेरी मेरी कुट्टा, यानी तुझसे और मुझसे नाराजगी है, अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, अब मैं जा रहा हूं दूसरे दल में। तो कुल मिलाके यही बात है कि बचपन वाली यह बात अभी भी हमको याद है कि जब हम किसी से नाराज हो जाया करते थे तो हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया करते थे। दूसरी पार्टी का मतलब होता है जहां पर एक अलग गैंग होती है, जहां पर एक अलग कमेटी होती है, अलग संगति होती है। तो उसी प्रकार से हमारे चुनावों में और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो अपनी स्वेच्छा से या पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं।
उनके लिए हमारे संविधान में क्या कानून दे रखा है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी चैप्टर का नाम डालेंगे पहले दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। और यहां से आपके कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन बनेगा, यह मैं आज आपसे विस्तृत तरीके से चर्चा करने वाला हूं। चर्चा विस्तृत होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ बता दिया कुछ छोड़ दिया, क्योंकि अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। या तो ज्ञान लो ही मत, मैं तो सीधी बात कहता हूं, या तो पढ़ो ही मत भाई, कि मैंने पढ़ाई से त्याग दिया, मुझे किताबें पढ़नी नहीं है, मुझे ज्ञान लेना ही नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं लेनी। या तो फिर वो व्यक्ति बहुत खुश है जो आज के टाइम पे अनपढ़ है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है, उसे किस बात का अफसोस होगा। लेकिन अफसोस तो उसे होता है जिसे अधूरा ज्ञान होता है, जिसे अधूरा ज्ञान होता है, क्योंकि अधूरे ज्ञान से वो केवल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है और हर दिन मारता है, और उसी मारी गई कुल्हाड़ी से वो हर दिन तड़पता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अधूरा ज्ञान देके आपको चला जाऊं। तो विस्तृत चर्चा होगी, यूपीएससी के पैटर्न से चला जाएगा पूरा, और इसमें एसएससी के एग्जाम को भी कवर किया जाएगा। चलिए, तो एंटी डिफेक्शन लॉ सभी डालेंगे एक बार। एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो मुझे एक बात बताइए, एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है दल बदल कानून। इसको संविधान में दल बदल कानून के नाम से जाना जाता है। दल बदल कानून आपने कई सारी खबरों में सुना होगा आज तक पे, कि फलाना व्यक्ति ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, फलाना एक्स नाम के व्यक्ति ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, फलाना एक्स नाम के व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, फलाना एक्स नाम के व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। पहले ये बीजेपी में थे, फिर ये कांग्रेस में आ गए, पहले कांग्रेस में थे, फिर आम आदमी पार्टी में आ गए, समाजवादी पार्टी में चले गए, बहुजन समाज पार्टी में आ गए, आवामी लीग में आ गए। ऐसे कई सारे मुद्दे आपने देखे होंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब कोई मेंबर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसका मंच पर स्वागत भी होता है। तो ये क्या मैटर है कि इधर से उधर, उधर से इधर, क्या ये ऐसे ही घूमते रहते हैं क्या इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती क्या संविधान के तहत? तो इसी चीज को जानने का आज हम ट्राई करेंगे। तो दल बदल कानून हमारे संविधान में पहले मौजूद नहीं था। पहली बात तो यह कर लेते हैं, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तब उस समय एंटी डिफेक्शन लॉ मौजूद नहीं था। एंटी डिफेक्शन लॉ मौजूद नहीं था। पहली बात, सर क्यों नहीं था? अरे उस समय एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी। आप मुझे बताइए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो क्या बहुत सारी पार्टियां मौजूद थी? क्या नहीं थी। दो ही पार्टी थी, मुस्लिम लीग वो पाकिस्तान चली गई, और एक कांग्रेस जो भारत में सरकार बना गई। खत्म बात। और छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर सरकार में भाग ले लिया। बची मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के गांधी बन गए भाई साहब वो। तो मुद्दा ही नहीं उठता इस बात का। लेकिन उस समय एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए भी नहीं था क्योंकि उस समय इतनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, और जो नेतागण थे, जो नेता थे, जो लीडर थे, वो एक ही पार्टी में सम्मिलित थे सारे जिन्होंने संविधान सभा में लेकर संविधान बनाया था। तो दल बदल कानून वहां पर आता है जहां पर विभिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं। समझे? जब मेरे पास ऑप्शन होगा तभी तो मैं इधर उधर जाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बात खत्म। यानी मेरा सीधा सा मुद्दा है। तो चलिए, यानी हमारे संविधान में 26 नवंबर 1949 को एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था। लेकिन एक बड़ा बदलाव आता है, एक बड़ी आंधी आती है साहब संविधान में। और संविधान में आंधी आने का मतलब होता है, क्या मतलब है? यानी संविधान में आंधी आने का मतलब है या तो संविधान नष्ट होने जा रहा है या फिर संविधान में संशोधन होने जा रहा है। और मैं नहीं चाहता, और भारत का कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि संविधान नष्ट हो जाए। कोई चाहेगा क्या? कोई नहीं चाहेगा। आप बताइए, आप खुश नसीब हैं, आप बहुत खुशकिस्मत वाले हैं जो आपका जन्म भारत में हुआ है। यदि आपका जन्म थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट में होता ना, तो आपको आपकी नानी याद आ जाती। आप पाकिस्तान में पैदा होते तो बताइए क्या हालत होती। वहां सांस लेना तक मुश्किल है।
वहां संविधान की बात तो छोड़िए, वहां सांस लेना मुश्किल है। और किसके लिए मुश्किल है? हिंदू माइनॉरिटी के लिए। तो यकीनन मानिए, देखो टेररिज्म धर्म नहीं देखता। पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई आतंकी हमले होते रहते हैं, गोलीबारी होती रहती है, उसमें हमारे मुसलमान भाई भी मरते हैं, उसमें हमारे हिंदू भाई भी मरते हैं। भाई धर्म से क्या देखो, इंसान तो है ना, इंसान तो है। तो आतंकवादी घटना या किसी भी भ्रष्टाचार की घटना किसी धर्म को नहीं देखती, वो हर तरीके के व्यक्ति का शोषण करती है। तो ऐसे ही अब लेकिन जब एंटी डिफेक्शन लॉ में, जब हमारे संविधान में इसको डाला गया 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में, यानी इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जब माननीय राजीव गांधी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अभी के समय के हिसाब से उस समय जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 को लाया। और आज हमारे भारत के संविधान में 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल, यानी राजनीतिक पार्टियों, आप लिखेंगे कि राजनीतिक पार्टियों यानी पॉलिटिकल पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों के दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। तो एसएससी वालों सुन लो, क्योंकि एग्जाम आपकी खैर नहीं करेगा। तो एसएससी के लिए पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। और कभी कभी यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन दे देता है, लेकिन यूपीएससी पे विश्वास मत करिएगा कि ऐसे क्वेश्चन देगा। लेकिन एसएससी के लिए बता दूं कि एसएससी वाले बच्चे इस तरीके का क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा कि हमारे भारत के संविधान में दल परिवर्तन जो कानून है, जो दल बदल कानून है, वो भारत के संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में दिया गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय। तो पॉलिटिकल पार्टियों के दल बदल कानून से संबंधित है, जो मूल संविधान में नहीं था, जो मूल संविधान में नहीं था, जो मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 1985 में, 1985 में संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? एक नई अनुसूची। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। आप सीधे लिख सकते हैं एक नई 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। बहुत अच्छे, यानी हमने पूरी बात बता दी आपको। अब एसएससी वाले कहां फोकस करेंगे? एसएससी वाले फोकस करेंगे कि आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो किस जगह है। तो हमारे भारत के संविधान की यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 10th शेड्यूल में आज 85 में इसको 52वां यानी 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। दैट्स इट। अच्छा, हम एक बात सोच रहे हैं आप सभी के लिए कि अभी कई सारे एग्जाम आने वाले हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सुझाव कैसा है हमारा। यानी अभी एग्जाम आने वाले हैं रेलवे के, और किसके? रेलवे का एग्जाम आने वाला है, आरआरबी के एग्जाम आने वाले हैं। जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो आरआरबी, वो एक ही बात है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की वैकेंसी आ चुकी है और उनका एग्जाम जल्दी हो जाएगा। ये मान लीजिए होली के बाद तैयार रहिए आप। होली जैसे ही खत्म होती है आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले हम ये करना चाहते हैं कि 2 से 3 महीने लगातार इस संस्था की तरफ से हम आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराएं, और ये इसी सप्ते में स्टार्ट करने की हम योजना बना रहे हैं। तो आपको कैसा लगा ये इस पर कमेंट करके बताइएगा मुझे एक बार कि क्या हम पॉलिटी की पीवाईक्यू जल्दी से जल्दी ले आए। तो आपकी सहमति है और आपकी सहमति नहीं है। देखो पीवाईक्यू हर कोई पढ़ता है, तो इसलिए हम पॉलिटी की पीवाईक्यू ला रहे हैं चैप्टर वाइज तरीके से। आप में पीवाईक्यू को बहुत हेल्प मिलेगी।
चलिए वो लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, ये बात की बात है, पर आपको लेक्चर सारे के सारे मिलेंगे। तो हमारे 1985 में साहब इसको डाल दिया गया। अब इसको डालने के बाद यहां पर मुद्दा इस बात का उठता है कि क्या हमारे संविधान में इसको लेके और भी संशोधन किए गए हैं क्या? बिल्कुल किए गए। जैसे आज हमारे संविधान में 1985 के 52वें संवैधानिक संशोधन में 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया, जो पॉलिटिकल पार्टी के एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है। और इसमें बाद में 4 अनुच्छेदों को, किसके 4 अनुच्छेदों में संशोधन, 4 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, 4 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। और वह संवैधानिक संशोधन का नाम है 91, क्या है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, यानी 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर कई सारे चेंजेस किए गए थे। तो आपसे पूछा जाए कि हमारी 10th शेड्यूल में किस प्रकार के संशोधनों को किस माध्यम से किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 2003 के 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़े कई सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। और एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे संविधान में किस जगह आता है? वो आता है इस जगह, यानी सीधे सीधे निशाना यहां पड़ जाएगा। तो बस इतना सा फैक्ट है। चलिए तो अब पढ़ते हैं कि सर दल बदल होता क्या है, व्हाट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ। यदि कोई पार्लियामेंट का मेंबर है और पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ कब लागू हो सकता है सर, ये बताइए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम। वाह कितना सुंदर लिखा हुआ है पॉलिटी, देखा आपने कभी इस पे गौर किया? ये कल भी, ये परसों के लेक्चर, ये कल या परसों के लेक्चर में भी था, वन नेशन वन इलेक्शन में पॉलिटी। देखिए तो आज इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सभी, हेडिंग रहेगी हमारी कि राजनीतिक पार्टियों यानी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों में दल बदल कानून की योग्यताएं, दल बदल कानून से संबंधित, दल बदल कानून से संबंधित, दल बदल कानून से संबंधित सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं। तो ये एक प्रकार का हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं जो कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। और अब तक के मेरे टीचिंग करियर में जिन बच्चों ने मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है ना पॉलिटी में, वो केवल और केवल एंटी डिफेक्शन लॉ से ही पूछा है। सर एंटी डिफेक्शन लॉ समझ में नहीं आता, इसको समझाइए कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ पे मतलब समझ से परे होता है, हम समझते नहीं है। देखो पहली बात तो ये टॉपिक जो है पॉलिटिक्स का है, मैं आपको बता दूं जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना ये राजनीति का टॉपिक है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं आपको राजनीति पढ़ा रहा हूं या पार्टियों के बारे में पढ़ा रहा हूं, पार्टियों के बारे में नहीं पढ़ा रहा आपको मैं वो पढ़ा रहा हूं जो हमारे संविधान में मौजूद है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको जगह दी गई है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के एक उस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं आपको। तो जैसे कि बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में पहली योग्यता की बात करें, सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात करते हैं या हम कहते हैं अयोग्यताएं या फिर कहते हैं अयोग्यता। देखिए अब मैं आपसे इतना कहता हूं कि मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल सेट करते हैं, चलिए एक्स नाम का व्यक्ति है मान लीजिए, ठीक है, इसका नाम है रमेश। क्या है? रमेश नाम का व्यक्ति है। तो रमेश नाम का व्यक्ति है। चलिए अब मान लीजिए ये जो रमेश नाम का व्यक्ति है ना, इसको हटा दें, सीधा रमेश ही लिखते हैं, एक्स क्यों लिखें? मतलब कुछ लोग सोचेंगे सर रमेश की एक्स की बात कर रहे हो आप। नहीं, रमेश की एक्स की बात नहीं कर रहा, पता नहीं, अरे रमेश जिसका नाम हो बुरा मत मानना भाई। अब बात करते हैं, मान लो रमेश है किसी अदर पार्टी में, जैसे कि मान लीजिए यहां पर 3 पार्टी है, एक्स वाई
और जेड, ये जो तीनों है ये पॉलिटिकल पार्टी है। क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। ओके, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है रमेश एक्स वाई जेड, ये 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कि रमेश जो है वो संसद का सदस्य है। क्या है? रमेश जो है वो संसद का मेंबर है, इसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रमेश, तो इसका जाहिर सी बात है ये तीनों में से किसी एक पार्टी का मेंबर होगा। तीनों में से किसी एक पार्टी को इसने ज्वाइन किया होगा और उस पार्टी से इसने टिकट लिया होगा और टिकट लेकर किसी क्षेत्र का कैंडिडेट बन के इसने लोगों ने इसको मतदान किया होगा और लोगों द्वारा मतदान करने पर यह संसद में गया होगा। जाहिर सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहला पॉइंट या हेडिंग, आप सब हेडिंग लिख सकते हैं, इसमें एक सब हेडिंग लिखेंगे कि सदन के सदस्यों को किस आधार पर अयोग्य ठहराया जाएगा, किस आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। यानी हम संसद या एक ही बात है सदन कह दो, तो संसद के सदस्यों को किस आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसकी पहली कंडीशन है बच्चों, इसकी पहली कंडीशन यह होती है कि हम संसद के सदस्यों की बात करते हैं तो उनको किस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आप अयोग्य घोषित हो चुके हैं। अयोग्य इसलिए भी घोषित हो जाते हैं क्योंकि उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। देखो कई सारे कारण है। संसद का यदि कोई सदस्य अयोग्य है तो उसने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया होगा, कहीं ना कोई क्राइम किया होगा, वो अलग बात है। लेकिन अयोग्यता को ठहराने के पीछे एक और कारण है, वो है दल बदल कानून। तो दल बदल कानून के अंतर्गत संसद के सदस्य की अयोग्यता कैसे साबित होती है कि इसने एंटी डिफेक्शन लॉ किया है, इसने एंटी डिफेक्शन किया है, इसने दल बदल किया है। इसके पीछे देखो पहला कारण बात करते हैं। यदि सदन का कोई भी सदस्य अपनी स्वेच्छा से किसी पॉलिटिकल पार्टी को त्याग कर देता है, क्या कर देता है? त्याग कर देता है अपनी स्वेच्छा से, और उस समय कर दे जब वह संसद का सदस्य है। तो मुझे एक बात बताइए कि मान लो रमेश नाम का व्यक्ति है, वो एक्स नाम की पॉलिटिकल पार्टी में था। क्या है? एक्स नाम की पॉलिटिकल पार्टी में। अब एक्स नाम की पॉलिटिकल पार्टी में था तभी तो संसद का सदस्य बना। अब सदन में बैठा है, मान लो रमेश नाम का व्यक्ति एक्स से क्या कर दे, इस पॉलिटिकल पार्टी से अपना इस्तीफा दे दे, तो क्या यह संसद का सदस्य रहेगा? मुझे एक बात बताइएगा, क्या रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब पहला कारण मिल चुका है मुझे, और पहला कारण यह है कि यदि कोई सदन का सदस्य कोई भी सदन का सदस्य अपनी स्वेच्छा से उस राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे दे, उस पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा दे दे, उस पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा दे दे, या तो पहली कंडीशन आप सभी को मिल जाइए कि भाई जिस पार्टी को टिकट लेकर वो सदन में गया या फिर विधानसभा में गया, और दल बदल कानून बच्चों संसद के लिए नहीं बल्कि सभी राज्यों की विधानसभा के लिए भी काम करता है। तो आप यहां पर एड ऑन करके लिख सकते हैं एक बार कि राजनीतिक पार्टियों के दल बदल, राजनीतिक पार्टियों के, तो लिखेंगे कि यह संसद तथा राज्य विधानसभाओं के विधायकों तथा राज्य विधानसभाओं के विधायकों से संबंधित होता है, टू द रिलेटेड ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संबंधित होता है। अब मुझे एक बात बताइए, चलिए
आगे चलते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई भी सदन का सदस्य अपनी स्वेच्छा से किसी पॉलिटिकल पार्टी से त्यागपत्र दे देता है, जिस पार्टी से वो टिकट लेकर लड़ा था और लड़ने के बाद जीता और जीतने के बाद सदन का सदस्य बना था, उसी पॉलिटिकल पार्टी से उस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया। जब पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा तो क्या पॉलिटिकल पार्टी उसको सदन में जगह देगी या नहीं देगी? जगह नहीं देगी, क्योंकि जब वो पार्टी का मेंबर नहीं रहा, जिस पार्टी ने उसको टिकट दिया था, तो अब वह क्या हो जाएगा? अयोग्य माना जाएगा, यानी अब वह संसद का सदस्य नहीं रह सकता। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सदन का सदस्य नहीं रह सकता। देखो, एक और कारण है। एक कारण यह भी है सर्दियों के मारे जुकाम खांसी दोनों हो रखा है बराबर। सर्दी इतनी तेज है, हम तो क्या दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में, और दिल्ली में देखें तो ठंड बहुत बराबर पड़ रही है भाई। तो अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, और ये सेकंड कंडीशन कहता है कि संसद का सदस्य तब भी अयोग्य ठहराया जा सकता है जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाकर किसी को वोट देता है या मतदान के समय उपस्थित नहीं होता। जैसे आपको पता है कि हमारे पार्लियामेंट में जब कोई प्रस्ताव आता है तो उसमें रूलिंग पार्टी भी होती है, उसमें अपोजिशन भी होता है। अब मान लीजिए कोई मेंबर है अपोजिशन की तरफ से है, ठीक है। अब जब अपोजिशन की तरफ से है वो, तो उसे उस प्रपोजल पर वोट डालने के लिए अपोजिशन का साथ देना था, लेकिन उस दिन वो छुट्टी कर गया, उस दिन वो किसी अन्य काम से चला गया। तो इसलिए होता है कि यदि उसका एक वोट शामिल हो जाता तो क्या वो बिल पास भी हो सकता था और वो बिल खारिज भी हो सकता था। यानी कुल मिलाके भाई बात कही जाती है कि जब कोई संसद का सदस्य अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट डालता है या वोटिंग के समय अनुपस्थित रहता है, तब भी उसे दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य माना जाता है। तो लिख सकते हैं आप कि जब सदन का सदस्य अपनी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ जाकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाकर किसी अन्य दूसरी पार्टी को मतदान करता है, किसी अन्य पार्टी को या दल को मतदान करता है या मतदान करते समय और अनुपस्थित रहता है, या मतदान करते समय एब्सेंट रहता है, तो भी उसे अयोग्य माना जाएगा। समझ गए? जैसे कि मान लीजिए रमेश जो था वो एक्स नाम की पार्टी में था, लेकिन जब संसद में कोई बिल आया था तो ये तीनों पार्टियां वहां मौजूद थी और उनमें से रमेश भी मौजूद था, ठीक है। अब मान लो ये कोई ए नाम का बिल आया है, जब ए नाम का कोई प्रस्ताव आया है जिस पर जो बाई है ये रूलिंग पार्टी है, तो बाई का मत है कि भाई ए प्रस्ताव पारित हो जाए, जबकि एक्स पार्टी चाहती है कि प्रस्ताव पारित ना हो। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं बैठा रमेश उस पार्टी में यह सोच रहा है कि मैं इस प्रस्ताव को पारित कर दूं, तो यानी रमेश ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर डिसीजन लिया है, तो इसका मतलब रमेश क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ की गिरफ्तारी में आ चुका है, उसकी गिरफ्त में आ चुका है। तो दो कंडीशन आपके सामने हो गई। तीसरी कंडीशन बात होती है कि मान लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर से कोई गुस्ताखी हो गई, कोई गलती हो गई, और उस गलती को पॉलिटिकल पार्टी ने 15 दिनों तक माफ नहीं किया, यानी 15 दिनों तक उस व्यक्ति को माफी नहीं मिली है उस गलती की,
तो इस आधार पर क्या होगा, इस आधार पर उस सदस्य को एंटी डिफेक्शन लॉ की गिरफ्त में माना जाएगा और संसद के सदस्य के बनने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो तीसरी कंडीशन यहां पर आती है कि यदि सदन के सदस्य को, यदि सदन के सदस्य को स्वयं की यानी अपनी राजनीतिक पार्टी से अपनी राजनीतिक पार्टी से 15 दिनों के भीतर यदि माफी ना मिले या क्षमा ना मिले, यदि माफी या क्षमा ना मिले तो, समझ गए? जैसे कि क्या हुआ, आपके घर में आपसे कोई गलती हो गई, लेकिन आपके पेरेंट्स ने या आपके जो भी बड़े हैं आपसे, उन्होंने आपको माफ नहीं किया, तो क्या आप, और आपने ऐसी गलती कर दी है, कोई ऐसा गुनाह कर दिया है आपने कि आपके पेरेंट्स को माफ करना गवारा नहीं सोचता कि भाई इसको माफ किया जाए, लेकिन जब तक आपको माफ नहीं किया जाएगा तो आप एक ही घर में माँ बाप के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? क्योंकि आपको तो शर्मिंदगी होगी फिर कि यार पिताजी माफी नहीं कर रहे हैं, हमारे तो टौरा में आ रहे हैं, औरा में आ रहे हैं, माफी नहीं कर रहे, हमने कौन सी बड़ा गुनाह कर दिया? लेकिन आपने ऐसा गुनाह किया है वो कहीं ना कहीं आपके पिताजी की नाक का सवाल था और आपने अपने पिताजी का जो सोसाइटी लेवल होता है वो गिरा दिया है, लेकिन आपको बहुत छोटी चीज लग रही है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी चीज है वो। तो आपने कोई ऐसा गुनाह कर दिया जिसे माफ करना मुश्किल हो रहा है उनके लिए और आपको वो माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीनन मानिए कि आपका परिवार में जीना रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही घर में अपने माता पिता के साथ एक ही छत के नीचे ऐसे कैसे रह सकते हो अपराधी बनकर? तो इसलिए फिर उस कंडीशन में आपके पिताजी क्या बोलेंगे कि माफी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हम तुम्हें घर से बेदखल करते हैं। देखो ये दुनिया है, इस दुनिया में सारे काम होते हैं। कभी कभी तो गुस्से में आकर पिताजी बेटे को या बेटी को गोली मार देता है, ये भी हमने घटनाएं देखी हैं। अभी मैंने एक घटना देखी थी जिसमें एक लड़की ने अपनी मनपसंद की शादी की। देखो मुझे नहीं पता कि ये पेरेंट्स ने सही किया गलत किया, मुझे इतना लगता है कि गलत किया और डेफिनेटली गलत किया उन पिताजी ने। अभी कुछ घटना थी कि एक उनकी बेटी थी, मुझे नाम याद नहीं है, किरदार भी याद नहीं है, लेकिन एक घटना थी शायद यहीं की थी, अपने राजस्थान एमपी गुजरात की तरफ थी, तो यूपी की तरफ थी कुछ घटना। यानी एक बेटी ने अपनी मनपसंद की शादी कर ली, समझे, और घर से बिना कहे, क्योंकि अब घर से बिना कहे क्योंकि ये घर वालों ने ही मजबूर किया था, क्योंकि वो उसकी शादी उससे नहीं करवा रहे थे, उसकी शादी कहीं जबरदस्ती और करवाई जा रही थी। तो बेटी ने यह कदम उठा लिया कि वो घर से बिना पूछे चली गई और शादी करके आ गई। जब ये बात पता चली घर पर, तो पिताजी ने आप देखा ना ताप देखा, सीधे बेटी के सीने पर बंदूक तान दी और गोली शूट कर दी। क्या है ये? इसे कहते हैं ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का मतलब होता है कि जब लड़की या लड़का अपने परिवार के स्टेटस से छोटे से शादी कर लेता है, तो बड़े परिवारों में रह रहे सदस्यों की नाक का सवाल होता है, तो वह ऐसे तुरंत गोली मार देते हैं या फिर पेड़ के लटकाकर उसे फांसी दे देते हैं। लेकिन ऐसा करना अपराध है, ये क्राइम है। यदि ऐसा करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बच नहीं पाएगा। ऐसे पहले कई सारे गांवों में किया जाता था, बड़े बड़े जो सरपंच और प्रधान हुआ करते थे वो इन कामों को करवाया करते थे। हां, मेरा बड़ा मन है ऐसे गांव में कभी दौरा करने का, मैं भी तो देखूं। मतलब ये नहीं कि मुझे देखना है, मतलब मुझे वहां जाकर वो चीज रोकनी है। मैं भी तो देखूं कि वहां के सरपंच की कैसी बुद्धि चलती है कि वो ऑनर किलिंग करने को प्रमोट करता है। आज भी ऐसे गांव हैं हमारे भारत में जहां पर वहां के सरपंच और वहां के प्रधान खुद ऑनर किलिंग को प्रमोट करते हैं।
वो खुद ये बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अपनी जाति में ही शादी करो, दूसरी जाति में शादी मत करना, और अपनी से निम्न जाति में शादी करना दंडनीय अपराध है। ये वहां के सरपंच कहते हैं। हमें बड़ी शर्म आती है इस चीज को सुनकर, उनकी सोच पर। खैर, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में 3 कंडीशन थी कि या तो वो अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है, या उसे माफी नहीं मिलती है 15 दिनों के भीतर, या फिर यह हो सकता है कि वह पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाकर किसी को वोट करता है, या वोटिंग के समय वह एब्सेंट रहता है, तो दल बदल कानून लग सकता है। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक और हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है, चलिए एक आता है निर्दलीय सदस्य। आपने बड़ा नाम सुना होगा इसको, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय सदस्य। निर्दलीय सदस्य, निर्दलीय सदस्य, यह होता है बच्चों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब निर्दलीय सदस्य का मतलब है कि वह सदस्य, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसने टिकट नहीं लिया है, और जब उसने टिकट नहीं लिया है तो इसका मतलब, अच्छा सॉरी, इसमें आप एक और ऐड कर दीजिए, चौथा पॉइंट और है इसमें, आप फिर इसको मैं कराऊंगा। मैं आपको शायद बातों बातों में बताना ही भूल गया। चलिए, इसमें चौथा पॉइंट ये है बच्चों, आपको पता है कि जब एक उम्मीदवार अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, या जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो टिकट लेता है, और टिकट लेने के बाद वो जीत जाता है, और जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। समझ गए? यानी कोई व्यक्ति है जिसने आम आदमी पार्टी से टिकट लिया, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और टिकट लिया, और टिकट लेकर वह उस क्षेत्र का कैंडिडेट बन गया, और उस क्षेत्र के लोगों ने उसको भारी मतदान देकर जिताया और वह जीत गया। यानी जिस पार्टी से टिकट लिया उसी टिकट से वो जीत गया, लेकिन जीतने के बाद क्या करता है, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो अब ये मत सोचना कि बड़ा ही समझदारी का काम है, ये उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मान ली। अब वो ना यहां का रहेगा और ना वहां का रहेगा। इसे कहते हैं कि घाट का ना घर का। मैं पूरा नहीं बोलना चाहता, तो बस यही वाली बात है। तो घाट का ना घर का, यानी आगे कुआं पीछे खाई, अब तो बेटा मरना ही मरना है। तो कुल मिला के ये तब होता है एंटी डिफेक्शन कि जब कोई सदस्य, या जब कोई व्यक्ति, जब कोई उम्मीदवार, ऐसे कहिए, जब कोई उम्मीदवार किसी एक राजनीतिक पार्टी से टिकट लेकर, किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेकर, किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेकर और जीतकर, किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर ले, किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाए, किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाए, किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाए, तो यह अयोग्यता दल बदल कानून के आधार पर, तो यह दल बदल कानून के आधार पर, दल बदल कानून के आधार पर इसे अयोग्य समझा जाता है। इसे अनकैपेबल या अयोग्य समझा जाता है, अयोग्य समझा जाता है। ओके, बेस्ट। 4 पॉइंट हो गए। तो ये तो थी अयोग्यता। लेकिन अब आते हैं निर्दलीय सदस्य के लिए दल बदल कानून कैसे काम करता है, क्योंकि वो तो निर्दलीय है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है ही नहीं। तो उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे काम करेगा, देखिए। अब डालेंगे निर्दलीय सदस्य।
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। देखिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति है वह उम्मीदवार बना, लेकिन उम्मीदवार बनते समय या उम्मीदवार बनने के बाद उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट नहीं मिला या उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट नहीं लिया, ना मिला और ना लिया, यानी वह स्वतंत्र रूप से अपने दम पर कोई चुनाव लड़ता है, तो उसे निर्दलीय सदस्य कहते हैं। यानी वो किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करता, वो केवल अपने दम पर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करना चाहता है और उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करना और ना ही करवाना है। तो वो व्यक्ति जब उम्मीदवार बनता है तो उस उम्मीदवार वाले व्यक्ति को निर्दलीय सदस्य कहा जाता है। ओके, क्लियर? तो इसका मतलब है कि वह निर्दलीय सदस्य जब उम्मीदवार बनते समय या उम्मीदवार बनने के बाद जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में था ही नहीं और जीतने के बाद मान लो वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में चला जाता है या उसमें शामिल हो जाता है, तो समझ लीजिएगा कि उस निर्दलीय सदस्य पर, उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पर अब एंटी डिफेक्शन लॉ लगने वाला है। चलिए तो लिख दीजिए, उस दिन से यदि वो अपराधी पाया गया तो निर्दलीय सदस्य को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो लिख सकते हैं आप कि उम्मीदवारी के समय उम्मीदवारी यानी कैंडिडेट उम्मीदवारी के समय वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं था, लेकिन उम्मीदवार से प्रतिनिधि बनने के बाद, लेकिन कैंडिडेट से रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि बनने के बाद उम्मीदवार से प्रतिनिधि बनने के बाद उसने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो वह अयोग्य माना जाएगा, आपको पता है ये 1985 में आया था राजीव गांधी के समय। राजीव गांधी से पहले कई सारे नेता एंटी डिफेक्शन लॉ इतना करते थे, दल बदल इतना करते थे, कभी यहां कभी वहां, कभी उससे टिकट लिया, जीत गए तो वो पार्टी बदल ली, किसी के जाकर अंगेश वोट कर दिया, किसी के मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया, कोई निर्दलीय सदस्य लड़ रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी बाद में ज्वाइन कर रहा है वो। मतलब समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा था राजनीति में। और ऐसे राजनीति में होती हैं घपलेबाजियां। देखो सीधी बात है, आप ये मत कहना कि सर ये कानून क्यों बनाए गए। आपको भी पता है कि आज के टाइम पे यदि कोई लॉयल नहीं है, कोई वफादार नहीं है, और हर इंसान की जो वफादारी होती है वो उसका सबसे बड़ा गहना होती है। यदि किसी इंसान के अंदर वफादारी नहीं है तो यकीनन मानिए कि वो फिर इंसान नहीं है, वो दोगला है। और ऐसे इंसानों को हमारी सोसाइटी में दोगला कहते हैं, जो अपनी जबान से पलट जाए। समझे ना? तो कुल मिला के ये एंटी डिफेक्शन लॉ यही समझाता है कि लॉयल कैसे रहा जाता है, लॉयल्टी कैसे निभाई जाती है, वफादारी कैसे निभाई जाती है। वफा जिसे कहते हैं वफादारी, कि मैं तेरा हूं तो तेरा होकर रहूंगा या होकर रहूंगी। लेकिन आज के टाइम पे हमारे संविधान में तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए वफादारी का एक कानून बनाया गया जिसको दल बदल कानून कहा गया।
लेकिन हमारी सोसाइटी में रिश्तों को लेके कोई वफादारी नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है आज हमारे समाज में कि वही समाज जिसे संविधान चलाता है, संविधान ऑपरेट करता सोसाइटी को, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों और हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। देश की राजनीतिक संरचना और शासन व्यवस्था को चलाने वाले कानूनी दस्तावेज को संविधान कहते हैं। इतनी सी बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या था कि जो हमारे देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को और देश के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑपरेट करता है, वह लीगल डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। लेकिन आपको बता दें कि आज वफादारी नहीं रही है रिश्तों में। हम जिन पॉलिटिकल पार्टियों को ये कहते हैं कि ये बुरी होती हैं, ये खराब होती हैं, ये गंदी होती हैं, ये नहीं पता कि जो इंसान कह रहा है वो किससे बेवफाई करके आया है। कम से कम पॉलिटिकल पार्टी को संविधान में वफादार तो बनाया गया है कि भाई यदि बेवफाई करेगा तो भुगतेगा, लेकिन रिश्तों में लॉयल्टी नहीं रही, रिश्तों में लॉयल्टी खत्म रही, वफादारी खत्म। इसके लिए कोई अलग से संविधान नहीं है। कोई किसी के साथ है, एक निश्चित समय तक है, कोई छोड़कर जा रहा है तो ठीक है, ये मेरी चॉइस है। आजकल तो क्या हो रहा है, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, आजकल मान लो एक्स और वाई आपस में साथ हैं, समझे, तो अब चाहे कोई भी जाए, एक्स जाए या वाई जाए, जा तो एक ही रहा है, अलग तो दोनों ही हो रहे हैं एक दूसरे से। तो ये एक्स छोड़े या वाई छोड़े मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि दोनों अलग हो रहे हैं, ये रिश्तों की बात है। और यदि वाई एक्स को छोड़ के जाए तो वाई कहता है कि आई हैव अ राइट टू चॉइस, यानी मुझे अपने पसंदीदा शख्स के साथ रहने का पूरा अधिकार है। अरे भाई, जब ये अधिकार पहले याद नहीं था क्या? जब ये अधिकार पहले तुझे याद था तो इसके साथ क्यों आया? समझे ना? तो ऐसे दोगले इंसानों के साथ कभी भी रिश्ता ना बनाए, मेरी एक बात है। और बनाए तो फिर वफादार इंसानों के साथ रिश्ता बनाए जो आपके हर स्थिति, हर सिचुएशन में आपका साथ दे। मैं सबकी बात कर रहा हूं, आप समझ चुके हैं ना? बस। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो गया। एक होते हैं नाम निर्देशित सदस्य। कौन होते हैं? नाम निर्देशित, जिनका सरकार पर्टिकुलर तरीके से या इलेक्शन कमीशन या राष्ट्रपति जिसे आते हैं मनोनीत सदस्य। क्या आते हैं? मनोनीत सदस्य। आपको पता है कि राज्यसभा में आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह मनोनीत सदस्य किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होते। मान लो गलती से या गलती से नहीं, जानबूझकर, देखो गलती से हो या जानबूझकर हो, अपराध होता है। बस ये है कि उसके इंटेंशन का होना या ना होने से उसकी सजा कम या ज्यादा होती है, बस सजा होती है, यह अनिवार्य है। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि कुछ नाम निर्देशित सदस्य होते हैं, कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। वो मनोनीत सदस्य किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रीफर नहीं करते, उसको रेस्पॉन्ड नहीं करते, वहां से बिलोंग नहीं करते। लेकिन यदि मनोनीत सदस्य संसद में नियुक्त होने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो नाम निर्देशित सदस्य भी दल बदल कानून के घेरे में अपराध कर बैठते हैं और वह सदन के उसी समय से अयोग्य सदस्य माने जाते हैं, समझे जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं एक बात यहां पर। एक आता है नाम निर्देशित सदस्य। सर इनके लिए क्या नियम है? नाम निर्देशित सदस्य, नाम निर्देशित सदस्य। बच्चों एक बहुत अच्छा शेर है ना, आपको पता है शेर क्या है? मुझे वफादारी के ऊपर याद आ गया। एक शेर है कि वो मोहब्बत ही क्या नहीं, वो उस मोहब्बत में मजा क्या जो किसी की सूरत से हो, उस मोहब्बत में वो मजा क्या जो किसी की शक्ल और सूरत से हो। मजा तो तब है जब मोहब्बत किसी की बातों से हो। तो इसलिए कहते हैं, यानी आप चाहे अपने प्रोफेशन में हैं और आज चाहे पर्सनल लाइफ में, शक्ल और सूरत देख के कभी भी किसी से बेइंतहा मोहब्बत मत कीजिएगा, बल्कि किसी की बातों में कितना दम है, क्या वो अपनी बातों पर स्टे है या नहीं है, जो भी वो कुछ कह रहा है कि कब तक, जो भी आपके बीच है, कुल मिला के सारी बातें कह रहा हूं मैं। तो बस यही मेरी बात याद रखना
खैर, नाम निर्देशित सदस्य जिनको कहते हैं मनोनीत सदस्य, क्या कहते हैं? मनोनीत सदस्य, अपॉइंटेड मेंबर। आपको पता है कि मनोनीत सदस्य किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, उसको प्रीफर नहीं करता, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जब 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो वह किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते। लेकिन सदस्य बनने के बाद, तो लिखेंगे इसमें कि सदस्य बनने के बाद, सदस्य बनने के बाद यदि मनोनीत सदस्य, यदि मनोनीत सदस्य, यदि मनोनीत सदस्य, सदस्य बनने के बाद यदि मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वह भी संसद की सदस्यता के अयोग्य माने जाते हैं। तो वह भी संसद की सदस्यता के अयोग्य माने जाते हैं। अयोग्य माने जाते हैं, बात खत्म। बस इस पे इतना याद रखना कि नाम निर्देशित सदस्य। और एक छोटा सा और एक इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट ये है कि दल बदल कानून के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार, अंतिम निर्णय किसका होता है, क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है या नहीं कर सकता है, यह बात देख लेते हैं। जिसे आप सभी को पता है कि हमारे पहले के संविधान में यह प्रावधान नहीं था कि दल बदल कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस पर न्यायिक समीक्षा करेगा या नहीं करेगा। इस पर यह निर्णय था कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं करता था, केवल और केवल लोकसभा के स्पीकर या सदन के अध्यक्ष का ही अंतिम निर्णय माना जाता था कि जो वो निर्णय लेगा वही अंतिम और फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन आज हमारे संविधान में संशोधन के तहत यह प्रावधान है कि दल बदल कानून के आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के तहत, अपने जुरिडिक्शन के तहत इस पर न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म कर सकता है। लेकिन हां, आज भी यह प्रावधान है हमारे संविधान में कि सदन का अध्यक्ष ही दल बदल कानून के आधार पर नियम, कायदे, कानून, रूल्स, रेगुलेशन बना सकता है और उस पर अपना निर्णय भी दे सकता है। लेकिन उसका निर्णय अंतिम होगा यह तय नहीं है, इस पर डिसीजन करेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है तो ये डिसीजन वही करेगी, अन्यथा सदन का स्पीकर करेगा। तो ऐसी कुछ बातें थी जो डिसीजन मेकिंग पावर को ज्यादा इंप्रूव करती हैं सदन के स्पीकर को लेकर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित अंतिम निर्णय किसका होता है? अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत माना जाता है, लेकिन इस पर नियम, कायदे और कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल सदन के स्पीकर के पास होता है, जिसे आप लोकसभा का स्पीकर कहते हैं। समझ गए? और सारी बातें हम नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे, तब तक इसको हम अभी रोकते हैं। अब इसमें हमें 2 चीज पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। जैसे हमारा पार्ट 2 होगा तो उसमें हम एक पढ़ेंगे कि सर दल बदल कानून का अपवाद क्या है। दल बदल कानून का अपवाद, एक तो ये पढ़ेंगे अपवाद क्या है। उसके अलावा एक चीज और पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के बारे में पढ़ेंगे। तो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के बारे में। अब ये 2 टॉपिक हमारे रह गए हैं, कल इसको पार्ट 2 के अंदर खत्म करा देंगे। मतलब पार्ट 2 के अंदर जब भी होगा कभी तो इसको हम फिनिश करा देंगे और जल्दी ही पार्ट 2 भी आपके सामने, आपके YouTube पर आपको सामने, आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा जल्दी, और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और ये चैप्टर अभी हुआ नहीं है, तो आज इसमें हमने केवल और केवल अयोग्यताओं के बारे में पढ़ा था। तो कल हम इन 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही, और प्लीज जुड़ना ना भूलिएगा। और हम आरआरबी के एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को लेकर, तो प्लीज सभी बता दीजिए मुझे एक बार कि आपकी इस पर राय क्या है।
और वो आरआरबी नहीं बल्कि हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उसमें प्रीफर करेंगे, जितने भी अब तक के 10 से 12 साल के जो पीवाईक्यू आए हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।